जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग को एडवांस टैली सीखने जा रहे हैं। और एडवांस टैली में आज हम लोग को फर्स्ट लेसन देखना है जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री का स्टोरेज और उसका क्लासिफिकेशन। देखिए, इसमें सबसे पहले दे रखा है इंट्रोडक्शन। दिखाई दे रहा है सबको? देखिए, दे रखा है इन प्रीवियस लेवल यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस। यानी इसके पीछे के लेवल हमने देखा कि बिजनेस के अलग अलग सेक्टर हैं। ट्रेडिंग का सेक्टर अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर अलग है, और सर्विसेज का सेक्टर अलग है। ये हम लोगों ने पिछले लेवल में देखा था। शुरू में यही बताया गया था कि बिजनेस हमारे तीन प्रकार के होते हैं: ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का। ये तीन तरीके के बिजनेस होते हैं। उसके बाद understood the importance and different phase of accounting cycle like recording the transaction। यानी सबसे पहली साइकिल क्या है? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ये सबसे पहली साइकिल है। दूसरा, लेजर की पोस्टिंग करना, जो हमारे लेजर्स बनते हैं उनकी पोस्टिंग करना। तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाना। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस ट्रायल बैलेंस को बनाना। चौथा, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझना। इसमें दो तरह के स्टेटमेंट हैं, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है हमारा बैलेंस शीट। यानी ये सब अकाउंटिंग के हमारे साइकिल हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पहले से देखा। क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि हम जनरल वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जनरल एंट्री कैसे करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि लेजर की पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, उन बैलेंसेज को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं और उस ट्रायल बैलेंस से हमने ये भी देखा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने प्रीवियस लेवल में देखा। यानी बेसिक अकाउंटिंग में सब कुछ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। सबको पता है एंट्री कैसे करना है, एंट्री से ट्रायल कैसे बनता है ये भी सबको पता है, ट्रायल से पीएल कैसे बनेगा ये भी पता है, प्रॉफिट एंड लॉस और उससे बैलेंस शीट कैसे बनेगा ये भी सबको पता है। साथ में कुछ बिजनेस के महत्वपूर्ण रिजल्ट्स, जैसे हमें ये पता करना हो कि बिजनेस में हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस, या हमें पता ये करना हो बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है नेट लॉस, ये सब चीज चेक करना हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या देखा है? कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम हमको ये बताता है कि ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष हमारा डेबिट का होता है, दूसरा पक्ष हमारा क्रेडिट का होता है। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। हमारा अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या है ये भी पढ़ा है कि कब किसको डेबिट करना है कब किसको क्रेडिट करना है। हमारे खाते तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये भी हमने सीखा। साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। अगर कोई भी बिजनेस से संबंधित ट्रांजेक्शन है तो उसको हम वाउचर्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये भी चीजें हमने देखा और सीखा। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे बनाएंगे, और हम अपनी बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे। ये सब चीज अभी तक की क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अब also learn to maintain the book of account in Tally Prime by exploring essential features of Tally Prime like कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहले, मेंटेनिंग बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स, बेसिक अकाउंटिंग को मेंटेन करना और चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। दूसरा, बिजनेस की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना। तीसरा, बैंकिंग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। चौथा, एमआईएस रिपोर्ट्स को देखना। और पांचवा, कंपनी का डेटा मैनेज करना और डेटा की सिक्योरिटी करना। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। इन दिस लेवल यू विल लर्न टू मेंटेन द एडवांस अकाउंटिंग। अब हम लोग को देखना है एडवांस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और साथ ही साथ हम लोग को देखना है इन्वेंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट लाइक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। इन सबका बेसिक फीचर हम लोग पढ़ चुके हैं।
नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे स्टॉक ग्रुप कैसे बनते हैं, अल्टर कैसे होते हैं, डिलीट कैसे होते हैं, कैटेगरी क्या है, स्टॉक आइटम क्या है, यूनिट क्या है, गोडाउन क्या है, ये सब कुछ ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। उसके बाद along with the following फीचर्स, हमें ये सारे फीचर्स हमें पढ़ने हैं। कौन? सबसे पहला फीचर्स है मेंटेनिंग बैच, बैच को मेंटेन कैसे करना है। अब हम लोग क्लास में क्या सीखना है, बैचेज बनाना। बैचेज बनाना अभी तक आप लोग सीखे नहीं है, बैच बनाना आपको सिखाया जाएगा। बैच को लॉट भी बोला जाता है, लॉट बनाना आपको सिखाया जाएगा। डिटेल ऑफ स्टॉक आइटम, किसी स्टॉक आइटम की डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम बैचेज बनाते हैं, उन बैचेज को कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। एंड रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, और बिजनेस के ट्रांजेक्शन को उन बैचेज में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बैचेज क्या है आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को देखना है डिफाइन द प्राइस लिस्ट, हम प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं फॉर डिफरेंट प्राइस लेवल, अलग अलग प्राइस लेवल के लिए हम प्राइस लिस्ट कैसे बनाएंगे आप बिजनेसेस, बिजनेस का। एंड रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, और बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये चीज हमको देखना है। तीसरा है मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ पेबल एंड रिसेबल, रिसेबल और पेबल को हम कैसे ट्रैक करेंगे, ये चीज हम लोग को देखना। रिसेबल मतलब वह अमाउंट जो नियर फ्यूचर में हमको मिलने वाला, वो क्या है, रिसेबल। वह अमाउंट जो नियर फ्यूचर में हमें पे करना है वो क्या है, पेएबल। जो पैसा नियर फ्यूचर में हमें किसी और को देना है, किसी और बिजनेस को देना है, किसी और कंपनी को देना है, किसी और व्यक्ति को देना है, वो पेएबल है। वह पैसा जो नियर फ्यूचर में हमें मिलने वाला है वो क्या है, रिसेबल। ठीक है, मेंटेनिंग द एंड ट्रैकिंग ऑफ कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, हमारा जो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम में हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी चीज को परचेज करना है तो सबसे पहले हम सप्लायर को ऑर्डर कैसे देंगे। अगर सप्लायर ने हमें गुड्स डिस्पैच कर दिया, गुड्स हमें रिसीव हो गया, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे। अगर उसमें से कोई गुड्स खराब निकल गया बिलिंग से पहले, उसे हम वापस कैसे करेंगे। बिलिंग हो जाएगा तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और बिलिंग के बाद अगर हमें गुड्स को वापस भेजना है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसका बेसिक चीजें आप लोग देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर है कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर क्या है, इसको कैसे बनाएंगे। अगर हमको ये पता करना हो कि हमारे बिजनेस के टोटल खर्चे कितने हैं और वो खर्चे किस किस हेड में हुए हैं, जिसके हम उसको बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाए। जैसे मान लो हमें ये पता चला कि किसी एक महीने में इस बिजनेस, इस कोचिंग को चलाने के लिए हम 75,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ इसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। फिर हमको ये जानने की जरूरत होगी इस 75,000 में खर्च हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। हम रिपेयर मेंटेनेंस में कितना खर्चा कर रहे हैं, प्रिंटिंग में कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम साफ सफाई क्लीनिंग में कितना खर्चा कर रहे हैं, हम ऑफिस टी एंड लंच ब्रेकफास्ट में कितना खर्चा कर रहे हैं। तब तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। एज ए कंपनी ऑनर, अगर बिजनेस के मालिक को ये पता चल जाए कि हमारे घर में खर्चे कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहे हैं, तब तो उसको कंट्रोल करेगा वो। बात समझ में आया। उसी तरह बिजनेस है, अगर हमको बिजनेस में ये नहीं पता चलेगा कि हमारा खर्चा हो कहाँ रहा है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। और ये सब कैसे पता चलेगा, जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, जब उसका लेजर्स बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तब हमें पता चल पाएगा कि हम महीने भर में पेपर का खर्चा, हमारे यहाँ कितना खर्च है, इंक का खर्चा कितना है, मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, पावर का कितना खर्चा है, रेंट का खर्चा कितना है, सैलरी का खर्चा कितना है। तब हम उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर हमको बजट, हमें कंपनी का अगर बजट निर्धारित करना है, किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मान लो हमें कोई बजट बनाना है, कोई सिनेरियोज तैयार करना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। जनरेटिंग एंड एनालाइज रिपोर्ट, हम रिपोर्ट्स को जनरेट कैसे करेंगे और किसी भी रिपोर्ट को एनालाइज कैसे करेंगे, ये चीज हमको देखना है। लाइक बैच समरी, बैच समरी क्या होती है वो बारे में हम समझेंगे। स्टॉक समरी हमारी क्या है उसके बारे में समझेंगे। एजिंग एनालिसिस क्या है उसके बारे में समझेंगे। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग क्या है, कितने ऑर्डर्स हैं जो मुझे मिल गए हैं लेकिन जिसका डिलीवरी हमने नहीं किया, वो हमारा क्या है, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो चीज हम समझेंगे। बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद हम लोग को देखना है सप्लाई चेन क्या है, हमारे बिजनेस में क्या है, सप्लाई चेन क्या है वो हम लोगों को समझना है। देखो दे रखा है सप्लाई चेन इज द प्रोसेस आर ए नेटवर्क,
बिटवीन कंपनी एंड इट्स सप्लायर, कंपनी और उसके सप्लायर के बीच का जो प्रोसेस है, जो नेटवर्क है, उसी को बोलते हैं हम सप्लाई चेन। बस में सप्लाई चेन का मतलब कंपनी और उसके सप्लायर के बीच का जो प्रोसेस है, कंपनी अपने सप्लायर को ऑर्डर कैसे देता है, ये सब हमारा क्या है, सप्लाई चेन के अंतर्गत। विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, इनटू फिनिश गुड्स में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैसे करना है उसके बारे में, टू द इंड कंज्यूमर इंड कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसके बारे में, आर फाइनल बायर्स, यानी हम रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक, और कन्वर्ट करके अपने इंड कंज्यूमर में सेल करने तक, इंड कंज्यूमर को सेल करने तक जितने भी प्रोसेस हैं, वो सारे प्रोसेस हमारे कराते हैं सप्लाई चेन। बस में एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारा बैग बनाने का कारखाना है, ये जो बैग आप लोग लाते हैं, इस बैग को बनाने का कारखाना है, तो सोचो बैग में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा हमने कहीं और से खरीदा होगा, यानी उसका सप्लायर कोई और होगा ना, उसमें लगने वाला चैन और रनर का सप्लायर कोई और होगा, इसमें जो कढ़ाई और प्रिंटिंग है इसका काम कोई और करता होगा, इसकी कटिंग करके इसको बैग का रूप देने का काम कोई और करता होगा। बस भैया, तो ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे सप्लायर्स। अब इनका पूरा का पूरा एक चैन है कि सबसे पहले हमने अपने सप्लायर से प्रोडक्ट को खरीदा, फिर उसको जो है कटिंग किया, उस पर कढ़ाई करवाया, उसकी सिलाई कराया, फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको सेल किया, सेल करने के बाद अपने कस्टमर के यहाँ डिस्पैच किया। ये सारी चीजें हम लोग इस लेसन में कवर करेंगे, ये सारी चीज हम लोग इस लेसन में कवर करेंगे। इट इंक्लूड डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्ट प्लेस वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, storage, sold or consumed, and movement of goods from storehouse to distributor or retailer or consumer। ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रोडक्शन से संबंधित एक्टिविटीज, जैसे प्रोडक्ट को बनाना, बनाने के बाद प्रोडक्ट को बनाना, बनाने के बाद उसको सेल करना, और सेल करने के बाद उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ भेजना, ये सारा का सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। Supply chain also represents the step it take to get the product or service from its original state to consumer। किसी प्रोडक्ट या सर्विस को उसकी ओरिजिनल स्टेट से कंज्यूमर तक लाने का जो प्रोसेस है, वो हमारा कहलाता है सप्लाई चैन। यानी सप्लाई चैन में ये सब कुछ हम देखेंगे कि अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल कैसे हम खरीदेंगे, उन रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन के बाद उसको अपने इंड यूजर यानी कंज्यूमर को सेल कैसे करेंगे, ये सब कुछ हमें देखना होता है सप्लाई चेन के भीतर। द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हमको सप्लाई चेन का मैनेजमेंट कैसे करना है वो चीज हमको समझना है। द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज डेट इन्वॉल्व, ऐसी एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व है। सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट क्या है, बाइंग का प्रोसेस, खरीदने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को हमें खरीदना कैसे है, फ्रॉम द सप्लायर, अपने सप्लायर से। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी प्रोडक्शन की एक्टिविटी कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग को देखना है। स्टोरेज ऑफ गुड्स, हम गुड्स को स्टोर कैसे करेंगे उसके बारे में हमें देखना है, रॉ मटेरियल को, वर्क इन प्रोग्रेस को, फिनिश गुड्स को। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, फ्रॉम स्टोरेज प्लेस टू डिस्ट्रीब्यूटर, अपने स्टोरेज प्लेस से डिस्ट्रीब्यूटर को, वेंडर को, रिटेलर्स को, और इंड कंज्यूमर को। हैंडलिंग गुड्स रिटर्न एंड इट्स रिप्लेसमेंट, अगर कोई गुड्स खराब हो गया और हमारे कस्टमर ने उसे गुड्स हमें वापस कर दिया, तो उसको हम रिप्लेसमेंट कैसे देंगे, चेंज करके दूसरा गुड्स कैसे देंगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोगों को देखना है। अब इसका एक सिस्टम बनाया गया है। रॉ मटेरियल हम कहाँ से खरीदेंगे, सप्लायर, फिर उसको प्रोडक्शन करके हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे,
फिर उसको हम स्टोर करेंगे और फिर उसको ट्रांसपोर्ट से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने रिटेलर और कंज्यूमर को। और अगर कोई डैमेज गुड्स है या इसकी क्वालिटी खराब है तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये सारा का सारा सिस्टम जो है हमारा कराता है सप्लाई चैन। सप्लाई चैन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा सप्लायर। सप्लाई चैन को समझने से पहले हमें डिफरेंट टाइप्स के सप्लायर को बारे में समझना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में कितने तरीके के सप्लायर्स होते हैं और किस सप्लायर का क्या रोल है। ये सब चीजें हम लोगों को समझना है। अब देखिए, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लायर इन बिजनेस। यानी आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस में, हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस में सप्लायर का रिक्वायरमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बगैर सप्लायर के हम बिजनेस को नहीं चला सकते। ये सब चीजों के बारे में समझना है। अब है, डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट आवर बिजनेस माइट रिक्वायर फ्यू और ग्रेटर नंबर ऑफ सप्लायर। यानी बिजनेस में इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट के आधार पर हमारे बिजनेस में फ्यू मतलब कम, कुछ, ग्रेटर मतलब ज्यादा, कम या ज्यादा सप्लायर्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस किस चीज का। बात समझ में आया? हमारी बिल्डिंग मटेरियल का दुकान है सपोज करो, तो हमारे सप्लायर्स कम होंगे। भाई हमारे पास एक दो सीमेंट के सप्लायर होंगे ना, एक दो छड़ के सप्लायर होंगे, मोरंग गिट्टी बालू के सप्लायर होंगे, अगर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है तो। लेकिन अगर हमारी किराने की दुकान है तो इतने ढेर सारे आइटम और हर आइटम के अलग सप्लायर। समझ में आ रहा है ना? तो आपके बिजनेस की इन्वेंट्री के आधार पर निर्भर करता है कि आपके बिजनेस में सप्लायर कितने हैं। ये फ्यू हो सकते हैं, ये क्या, ये कम भी हो सकते हैं, फ्यू मतलब कम, एंड ग्रेटर नंबर ऑफ सप्लायर, जस्ट टू कीप द स्मूथ फ्लो ऑफ इन्वेंट्री। एंड द इन्वेंट्री कैन बी रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हो सकता है हमारा इन्वेंट्री, सेमी फिनिश्ड हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है। समटाइम्स सप्लाई विल कंडक्ट द बिजनेस, बट मोस्ट ऑफ द केस द बिजनेस नीड टू लोकेट द सप्लायर। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लायर हमारा हमको कांटेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली केसेज में हमें अपने सप्लायर को कांटेक्ट करना पड़ता है। बस मैं, कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा सप्लायर हमसे अप्रोच करेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा सप्लायर हमको बोलेगा, क्या बोलेगा, कि प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है, आपको चाहिए तो ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो, लेकिन मोस्टली केसेज में हमें अपने सप्लायर को सर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। बात समझ में आया? आपका सपोज करो बैग बनाने का कारखाना है, तो इत्तेफाक हो सकता है या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सप्लायर आपको कांटेक्ट करके बोले कि भैया हम लुधियाना से फला कंपनी से बोल रहे हैं, हमारे पास ये कपड़ा इस रेट में उपलब्ध है, आप कहेंगे तो हम यहाँ से आपको डिस्पैच कर देंगे। कभी कभी रेयर ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आपको खुद सर्च करना पड़ता है अपने सप्लायर के बारे में कि हम हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें कहाँ पे सर्च करना है। हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, इस प्रोडक्ट को सर्च हम कहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो अपने सप्लायर को हम सर्च कैसे करते हैं, हम बायर की डायरेक्टरी से सर्च करते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस बैग का कारखाना और किसके किसके पास है, फिर उसके पास हम जाएंगे और कहेंगे भैया बताइए बैग जो आप बनाते हैं इसका कपड़ा आप कहाँ से लाते हैं। तो बैग के कारखाने का मालिक आपको बताएगा इसका कपड़ा हम लुधियाना से लाते हैं या किस जगह से लाते हैं। फिर दूसरा है इंडस्ट्रीज कॉन्टेक्ट, हम इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करेंगे, उन चीजों के लिए हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करेंगे। फिर है बिजनेस टू बिजनेस एलोपेज, ये क्या होता है पता है आपको? बिजनेस टू बिजनेस एलोपेज क्या होता है? लास्ट बेंच पे मोबाइल कौन चला रहा है? हाँ, सबसे कार्नर, हाँ, कार्नर की। अब नेक्स्ट है हम लोग का बिजनेस टू बिजनेस एलोपेज, ये क्या होता है पता है किसी को? देखो बड़े बड़े शहरों में करते क्या है, एलोपेज बनवाते हैं लोग, और उस एलो पेज में उस शहर के जितने भी बिजनेस वाले हैं, जितने भी दुकान वाले हैं, सबका दुकान का नाम और कांटेक्ट नंबर होता है।
और वो येलो पेज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था पूरे शहर में। बात समझ में आया? उसमें उन दुकानों के प्रचार भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं। इससे फायदा क्या मिलता है कि अगर किसी को कुछ परचेज करना है, येलो पेज से सर्च कर लेता है किस शहर में इस चीज का डीलर कौन है। बात समझ में आया? तो ये येलो पेज एक प्रकार का, पहले क्या करता, मैगजीन आता है। ये मैगजीन में उस शहर के जितने डीलर्स हैं सबके नाम लिखे रहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिखे रहते हैं। आप वहां संपर्क करके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। वो हर दुकान वाले डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। दूसरा, ट्रेड शो। ट्रेड शो क्या होता है? ट्रेड शो क्या होता है? ट्रेड, बताओ भैया, व्हाट इज ट्रेड शो? ट्रेड शो क्या होता है? ट्रेड मतलब क्या होता है? बताओ, ट्रेड मतलब क्या? अरे बाप रे, गजब गजब लड़का पढ़ते हैं हमारे क्लास में। ट्रेड मतलब क्या, बताओ? ट्रेड मतलब व्यापार भाई। और शो मतलब क्या? दिखाना, यानी अपने बिजनेस को दिखाना। कैसे? जैसे मान लो हम एग्जांपल बता रहे हैं, आजकल देखो जितने भी टू व्हीलर गाड़ियों के एजेंसी वाले हैं, वो क्या करते हैं, अक्सर आप देखो तो कहीं भी मार्केट में अपना टेंट वगैरह लगा लेते हैं। और लगाने के बाद उसको क्या करते हैं, दो चार गाड़ी खड़ी कर देते हैं, एक दो स्टाफ बैठा देते हैं, और वो क्या करते हैं, गाड़ी को दिखाते हैं, लोगों को ऑप्शन देते हैं, ऑफर बताते हैं कि मात्र 9,999 रुपये जमा करिए, गाड़ी लेकर जाइए घर, बाकी पैसा किस्तों में जमा करिए। इसे बोलते हैं ट्रेड शो। ट्रेड शो का मतलब प्रदर्शनी, अपने बिजनेस को दिखाना। चुनाव आ रहा है, सरकार भी गाड़ी बुक करेगी, एलईडी लगाएगी, पोस्टर्स लगाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। वो भी प्रकार का ट्रेड शो। बात समझ में आया ना? ट्रेड शो का मतलब अपने ट्रेड को आप मार्केट में दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रहा ना? ट्रेड शो समझ में आ गया ना? ट्रेड शो क्या है? उसके बाद थ्रू ऑनलाइन, यानी हम किसी सप्लायर को इतनी जगह सर्च कर सकते हैं। हम बायर से पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ परचेज किया। हम इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस एलो पेज में सर्च कर सकते हैं। ट्रेड शो सर्च कर सकते हैं। और हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, किसको? अपने बायर। बात समझ में आया ना? तो आजकल ऑनलाइन वाला टेक्निक सबसे बेटर है। आपको कुछ भी खरीदना है तो आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं, और वहां पे बायर को आप वहां से बायर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सप्लायर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जनरल कैटेगरी। हम सप्लायर को इतनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब प्रोडक्ट को बनाने वाला, क्या है? मैन्युफैक्चरर। दे आर द ऑनर ऑफ द फैक्ट्रीज हुज कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये कंपनी के ऑनर होते हैं। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या? कंपनी के मालिक होते हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। डीलिंग विथ मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली गिव अप द ऑप्शन ऑफ बेटर प्राइसिंग। अगर किसी मैन्युफैक्चरर से हम परचेज करते हैं तो हमको बेटर प्राइस मिलता है, अच्छा रेट मिलता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कस्टमाइजिंग द प्रोडक्ट। और इसके माध्यम से हमें एक ये भी सुविधा मिलती है कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमने सोचा क्यों ना प्रचार के लिए हर बच्चों को एक टी शर्ट दिया जाए, गर्मी का सीजन आने वाला। इसके लिए हमने टी शर्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। तो हम उस टी शर्ट को कस्टमाइज करा सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि टी शर्ट को जो है आपको इस कलर का बनाना है, पहला कस्टमाइजेशन कलर का। टी शर्ट का फैब्रिक ऐसा होना चाहिए, टी शर्ट में कॉलर ऐसे होने चाहिए, टीचर पे उस पे जो है टी शर्ट पे नाम प्रिंटेड होना चाहिए। ये सब हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं। बात समझ में आया? ये सब चीजें हम क्या करते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं। तो अगर हम टी शर्ट के मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो अपनी पसंद का टी शर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन चूंकि बनाने वाला क्या करेगा, अब एक दो टी शर्ट तो आपके लिए बनाएगा नहीं, वो कहेगा कम से कम 200-400 टी शर्ट बनाइए, तो हम आपकी पसंद का टी शर्ट आपको बना के सही रेट पर दे देंगे। तो अगर किसी कंपनी के मैन्युफैक्चरर से हम परचेज करते हैं, हमको रेट अच्छा मिलता है, पहला चीज। दूसरा, हमारे पास कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, हमें कलर, मॉडल, डिजाइन, ये सब अपनी पसंद का सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बस में आ रहा ना? तब कब?
जब हम किसी कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तब। लिखा है इफ द लोकेशन ऑफ आवर बिजनेस इज फारर, देखो फार मतलब दूर होता है, फारर मतलब अधिक दूर, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, देन द शिपिंग फ्रेट विल बी कॉस्टली, तो हमारा जो शिपिंग का चार्ज है, जो फ्रेट चार्ज है वो क्या होगा, कॉस्टली होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर का। मैन्युफैक्चरर को हम समझ गए, अब हम लोग को किसको समझना है, डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर मतलब जो उस कंपनी को प्रोडक्ट बनाती है वह इसका मैन्युफैक्चरर। अगर एक कंप्यूटर हम बनाते हैं तो हम इस कंप्यूटर के क्या है, मैन्युफैक्चरर है। बस में आया। तो अगर किसी कंपनी से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाती है, तो वहां पे हमको क्या मिलता है, सस्ते में मिलता है। बस में आया। अब है डिस्ट्रीब्यूटर, दे आर आल्सो स्टॉकिस्ट, ये क्या है, स्टॉकिस्ट है, जो स्टॉक को होल्ड करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटर बाई द प्रोडक्ट इन बल्क फ्रॉम सर्वल मैन्युफैक्चरर्स, जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से, वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं बल्क में, एट स्टोर इनटू द गोडाउन, और उसे गोडाउन में स्टोर करते हैं। ठीक है। एंड सेल इट टू द रिटेलर, और उसे रिटेलर को सेल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अपने गोडाउन में या वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, और रिटेलर को सेल करते हैं। यूजली ये डिस्ट्रीब्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी, जहां सामान्य रूप से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को किसी कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, टू सेल दियर प्रोडक्ट और सर्विस, अपनी प्रोडक्ट को सेल या सर्विस करने के लिए, ऑन दियर बिहाफ, उसके बिहाफ पर। यानी कंपनी ये फिक्स करती है कि हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन बनेगा। कंपनी मार्केट में सर्वे करती है कौन सा दुकानदार सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करता है, कौन सा दुकानदार है जिसका बिजनेस बड़ा है, जिसका टर्नओवर ज्यादा है, जिसका सेल ज्यादा है। कंपनी भी उसी को अपॉइंट करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। ठीक है। बट दे गिव ए बेनिफिट टू रिटेलर टू बाय द प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज, द प्राइस कोटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर विल बी हायर देन मैन्युफैक्चरर। जाहिर सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरर को छोड़कर हम डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो तो ज्यादा होगी ही, संभव है ऐसा। लेकिन ये हमको सिंगल पीस भी खरीदने का ऑप्शन देते हैं, स्मॉल क्वांटिटी। एज सम मैन्युफैक्चरर रिफ्यूज टू फिल द स्मॉल ऑर्डर, और कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जो स्मॉल ऑर्डर को क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि ऐसे ऑर्डर्स को हम नहीं लेंगे। आप किसी टी शर्ट बनाने वाली कंपनी को बोलिए कि हमको एक टी शर्ट अपनी पसंद का बनवाना है, ऐसा कलर, ऐसा मॉडल, ऐसा डिजाइन, तो कहेगा ऐसा हम नहीं बनाएंगे, जाओ कहीं और से ले लो। जब आप बोलेंगे 200 टी शर्ट बनवाना है, तब वो कहेगा अच्छा ठीक है बैठिए और बताइए कैसा बनाना है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, छोटे छोटे ऑर्डर को लेने के लिए क्या करती है, डिनाई करती, छोड़ देते हैं। बात समझ में आया। हम लोग को बैचेज में पढ़ाने की आदत है। अब कोई कहे कि सर हम आपको 2,000 रुपये दे रहे हैं, आप हमारे घर आके हमको पढ़ा दीजिए, तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोग का क्या आदत पड़ गया, हम लोग को जो है क्या करना है, हम लोग को बैचेज में बैठा के पढ़ाने में अच्छा लगता है, इसमें हमको प्रॉफिट लगता है, और किसी के घर जाके पढ़ाना पॉसिबल नहीं। तो वही काम कंपनियां करती हैं, तो बल्क में ऑर्डर लेंगी, अच्छा प्राइस आपको देंगे। अब है इंपोर्टर्स। इंपोर्टर कैन बी इंडिविजुअल आर ए कंपनी सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री, यानी किसी कंट्री के इंपोर्टर को गवर्नमेंट सर्टिफाइड करता है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड करता है। लिखा है इंपोर्टेड कैन बी इंडिविजुअल आर ए कंपनी सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री टू ब्रिंग द गुड्स सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम डोमेस्टिक कंपनी। समझ में आया। गवर्नमेंट किसी इंपोर्टर को अथराइज करता है कि आप विदेश से ये माल खरीद कर लाएंगे और अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। Most of the retail business buy imported goods from the domestic importer, and these importer carry on their operation much like domestic wholesaler. अब है traders, there are individual or firm who buy and sell the goods in the market, उन्हें क्या बोलते हैं, traders. There are two types of traders,
दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं होलसेलर और दूसरे होते हैं रिटेलर। होलसेलर रिटेलर क्या है, आप ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं। तो बात समझ आया। तो आज हम लोगों ने देखा पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6। कल हेडिंग पढ़ा जाएगा 1.3 आपको। बस में आ रहा ना। तो पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 हमने आपको पढ़ा दिया। अब पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 आपको घर से पढ़ के आना है। घर से दो पेजेस आपको पढ़ना है, पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 8। कल आते ही आपसे पूछा जाएगा होमवर्क आपने पढ़ के आए हैं कि नहीं घर से। हाँ, अरे हाँ, ये तो बात हम भूल गए। नोट्स मिलेगा तभी तो पढ़ाई करोगे। अच्छा चलो, ठीक है। हाँ, कल देंगे, परसों से पढ़ना है। तो बस आज की क्लास